हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी स्टडीज़। आज हम एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट मैनेजमेंट के लास्ट कुछ टॉपिक पढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने एमएसएमई के बारे में पढ़ा था और एमएसएमई के हमने फंडामेंटल समझे थे। आज हम समझेंगे कि एमएसएमईज को हेल्प करने के लिए गवर्नमेंट ने किस किस तरीके की स्कीम्स निकाली हैं और किस तरीके से उनको हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे अटल इंक्यूबेशन सेंटर। अटल इंक्यूबेशन सेंटर मतलब बेसिकली इंक्यूबेशन क्या होता है, जब आप किसी बेबी को ग्रो करते हो किसी एक सराउंडिंग्स में, एक पर्टिकुलर एक आप इकोसिस्टम क्रिएट करते हो जिसमें आप अपने बेबी को ग्रो करते हो, उसी तरीके से बेबी आपका यहाँ पे क्या हो गया, बिजनेस। जब बिजनेस आपका एक चाइल्ड स्टेज में होता है, जब उसको प्रोडक्शन लाइन में होता है, तब उसको किस तरीके से ग्रो करना है, उसमें आपका अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स आपको हेल्प करते हैं। अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स के अलग अलग क्या फंक्शंस होते हैं। सबसे पहला सस्टेनेबल, स्केलेबल एंड प्रॉफिटेबल बिजनेस डेवलप करना। सस्टेनेबल मतलब कि जो लॉन्ग टर्म हो और आपके इकोसिस्टम को हार्म नहीं करता हो। दूसरा स्केलेबल, स्केलेबल मतलब कि वो जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में 140 करोड़ लोग हैं, तो ऐसा नहीं हो कि आपका प्रोडक्ट जो है वो सिर्फ 4 लाख लोग यूज़ कर रहे हैं, वो मास के लिए बनना चाहिए। हर एक पर्सन के घर में वो प्रोडक्ट जाने की कैपेबिलिटी रखना चाहिए, तो उसको बोलेंगे स्केलेबल। एंड लास्टली प्रॉफिटेबल बिजनेस। अभी जैसे हम रिसेंट ईयर्स में जो एंटरप्रेन्योर्स देख रहे हैं वो फोकस नहीं, उनका मेन अल्टीमेट एम नहीं होता कि वो प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाएं। उनका एम होता है कि वो मार्केट शेयर कैसे गेन कर पाएंगे और जल्दी से जल्दी टाइम में कर पाएंगे। बट अटल सेंटर्स क्या प्रमोट करते हैं कि वो एक प्रॉफिटेबल बिजनेस को जनरेट करें और वो फर्स्ट ईयर से ही प्रॉफिटेबल रहे। मतलब ऐसा नहीं है कि आप मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा कर दो। आप एक कस्टमर का आपका टिकट साइज 500 रुपये है, बट उसको एक्वायर करने के लिए आप 1000 रुपये खर्च कर रहे हो, तो वहाँ पे आपका जो मार्केटिंग कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वो इतना रहना चाहिए कि बाद में जाके आप उसको हैंडल आउट कर पाओ, ताकि आप उस प्रोडक्ट को स्केल कर पाओ। नेक्स्ट इज फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कराना। जो अभी आपके वेयर हाउसिंग है, जो भी आपका प्रोडक्शन यूनिट है, आपके सर्विसिंग का जो फर्म है, आपके हेडक्वार्टर्स हैं, उनको डेवलप करने में हेल्प करता है। एंड लास्टली स्ट्रॉन्ग नेटवर्क ऑफ मेंटर्स बनाता है। बड़े बड़े जो पब्लिक सेक्टर्स में ही जैसे कि हम बात करेंगे, जैसे आरबीआई का गवर्नर हुआ, या फिर फाइनेंस मिनिस्टर हुए, स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स हुए, या फिर कुछ बिजनेस मैन हुए जो कि आप बहुत टाइम से उसी इंडस्ट्री में बिजनेस कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के साथ में आपके नेटवर्क्स बनाते हैं ताकि वो आपको हेल्प करेंगे अपने प्रोजेक्ट को स्केल करने में। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू द फीचर्स, फर्स्ट इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एंटिटीज। मतलब बेसिकली जैसे हम स्टार्टिंग से बात करते आ रहे हैं कि जो एंटरप्रेन्योर है और जो बिजनेस है, दोनों अलग अलग एंटिटी हैं। बिजनेसमैन अलग है और उसका बिजनेस, दोनों एक सोल एंटिटीज अलग अलग रहते हैं। नेक्स्ट इज फोकस ऑन प्राइमरी सेक्टर्स। बेसिकली यहाँ पे गवर्नमेंट फोकस करती है कुछ उन सेक्टर्स में जहाँ पे ना बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं हो पा रही है, बट ऐसे सेक्टर्स जिनमें ग्रोथ पोटेंशियल है। जैसे कि हम अगर एकदम स्मॉल स्केल पे बात करें तो इंडियन आर्टिसंस एंड इंडियन क्राफ्टमैन। इंडिया में हमें पता है कि बहुत अलग अलग, बहुत ही बेसिकली वाइड कल्चर हेरिटेज है, तो उसको आप किस तरीके से बाहर ला सकते हो। और अगर हम रिसेंट ईयर की बात करें G20 में, तो गवर्नमेंट भी इसके ऊपर फोकस कर रही है। नेक्स्ट इज रिक्वेजिशन अंडर अनकॉम्पिटेंसीज एक्ट, कंपनीज एक्ट 2013। बेसिकली उसका एस्टैब्लिशमेंट जो हुआ था वो कंपनीज एक्ट में हुआ था अंडर 2013, बिकॉज अटल इंक्यूबेशन सेंटर का जो मेन स्थापना थी, जो उनका एक्ट जब लॉन्च हुआ था, दैट वाज इन द नियर 2000, बट जो वो अंडर आया, मतलब सॉरी, कंपनीज एक्ट 2013 में, ये लेटर ऑन इंडल्ज हुआ था, स्टार्टिंग से नहीं था। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू द मुद्रा। मुद्रा जैसे आप सभी ने शायद सुना होगा, मुद्रा बैंक या मुद्रा लोन्स। मुद्रा लोन्स जो है जनरली हैं वो छोटे बैंक्स को फाइनेंसिंग का काम करते हैं। तो अब इनके अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखें तो सबसे पहले पॉलिसी गाइडलाइंस फ्रेमवर्क देना कि आरबीआई जो अपनी फिस्कल मॉनेटरी पॉलिसीज़ बनाएगी, उसमें गवर्नमेंट जब बजट अपना निकालेगा तो उसमें कुछ पोर्शन वो मुद्रा के लिए निकालता है। मुद्रा फोकस करता है एमएसएमई के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए। तो सबसे पहले उनका काम है कि वो पॉलिसीज़ बनाए कि किसको वो लोन्स देंगे और किस इंटरेस्ट रेट पे देंगे, क्या उनका पेबैक टाइम रहेगा और किस सेक्टर में वो अलोकेट करेंगे। नेक्स्ट है बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कराना। कोई भी बिजनेस हो, चाहे सोल प्रोप्राइटर हो, चाहे वो जॉइंट हिंदू फैमिली हो, चाहे वो पार्टनरशिप हो, उन सभी का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और फिर उसको रेगुलेट करना, टाइमली उसको रेगुलेट करना, उनको लाइसेंसेस प्रोवाइड करना, उनकी क्वालिटी कंट्रोल चेक करना, वो पैसे किस फॉर्म में इन्वेस्ट कर रहे हैं इन सबको चेक करना, बेसिकली आपके बिजनेस पोर्टफोलियो को चेक करना। नेक्स्ट इज रेटिंग्स देना अलग अलग बिजनेसेस को। फॉर एग्जाम्पल जैसे उन्होंने किसी आर्टिसंस को पैसा दिया है, कुछ क्राफ्टमैन को पैसा दिया है, किसी शॉपकीपर को पैसा दिया है, तो वो उसको कैसे यूज़ कर रहे हैं और कितना उससे प्रॉफिट जनरेट कर पा रहे हैं, उस बेसिस पे वो उनको रेटिंग देंगे। और यहाँ पे क्रेडिट रेटिंग भी आती है कि जो आपने पैसा दिया है वो पैसा आपका कितने टाइम में वापस से पे बैक कर पा रहे हैं। अगर मान लीजिए जैसे मैंने आपको पैसा दिया इन द फॉर्म ऑफ मुद्रा, गवर्नमेंट ने दिया, और आप कंटिन्यूसली उनकी ईएमआईज को स्किप कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपकी रेटिंग कम हो जाएगी। तो नेक्स्ट टाइम ऑब्वियसली आपकी जो क्रेडिट रेटिंग का आपका लोन के ऊपर फर्क पड़ेगा।
नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस देना। जनरली R&D का जो काम होता है वो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए रहता है। तो आप अगर कुछ इंडिया में नया कुछ रिसर्च कर रहे हो, कोई नई टेक्नोलॉजी बना रहे हो, तो एक गवर्नमेंट का काम है कि वो छोटे MSMEs के में शेयर कर पाए उस टेक्नोलॉजी को, बिकॉज इंडिया में बहुत सारी ऐसी यूनिट्स हैं जिनके पास खुद का R&D डिपार्टमेंट नहीं होता है। नेक्स्ट इज क्रेडिट गारंटी स्कीम। जैसे कि हमने पहले ही मैंने बताया था रेटिंग्स में कि गवर्नमेंट का काम होता है मुद्रा के अंदर ही कि वो अलग अलग एंटरप्रेन्योर्स को उनकी क्रेडिट रेटिंग दें ऑन द बेसिस कि उनका पास्ट कैसा था, पहले उन्होंने जो लोन्स लिए उसके रीपेमेंट कैसे करी है, और जो उनका करंट स्टेटस चल रहा है लोन का वो कैसा है। नेक्स्ट इज गुड आर्किटेक्चर डेवलप करना। जैसे ये है ना सिर्फ एक बिजनेस के ऊपर बात नहीं है, ये पूरे के पूरे इकोसिस्टम के ऊपर बात है। बिजनेस सिर्फ एक कंपनी से नहीं चलता है। फॉर एग्जांपल जैसे एप्पल के स्टोर्स खुले अभी इंडिया में, एक दिल्ली में और एक मुंबई में, क्योंकि वहाँ पे उस तरीके का हब क्रिएटेड है। जैसे मुंबई हमारा फाइनेंशियल हब है, दिल्ली हमारा इंडिया का कैपिटल है, तो वहाँ पे ना उस तरीके के बिजनेसेस रन कर पाते हैं। बट अगर वो एप्पल के स्टोर्स आप किसी छोटे Tier 2 Tier 3 सिटीज़ में अगर डायरेक्टली खोलोगे तो शायद वो बिजनेस उतने स्केल नहीं कर पाएंगे, बिकॉज उनका रेंट ही इतना ज़्यादा है। वहाँ पे जो उन्होंने एम्प्लॉयज़ हायर करें वो बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड और हाईली पेबल एम्प्लॉयज़ हैं। तो उनके लिए प्रॉफिटेबल बनाना उस बिज़नेस को तभी पॉसिबल हो पाएगा जब वो एक गुड आर्किटेक्चर डिज़ाइन कर लेंगे, एक अच्छा इकोसिस्टम बना लेंगे जहाँ पे वो बिज़नेस रन कर पाएगा। और अब 3 तरीके के लोन्स उन्होंने डिवाइड करके रखे हैं। पहला शिशु, दूसरा किशोर और तीसरा तरुण। अब इनकी जो डिफरेंसेस आते हैं वो आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोन। तो जो सबसे हाईएस्ट लोन देते हैं वो लोग दैट इज 10 लाख रुपीज़, और वो आता है तरुण के अंदर। नेक्स्ट इज Kishore, that is they give money up to 1 lakh rupees, and Shishu, that is the smallest, that they give money up to 50,000 rupees. Next coming on to the women entrepreneurs, गवर्नमेंट ने एक स्टेप करके एक प्रोग्राम निकाला है जिसमें कि वो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को ज़्यादा प्रमोट करते हैं। बिकॉज इंडिया में अगर हम देखेंगे तो पहली चीज़ वुमेन का एजुकेशन बहुत कम है, और उसमें से भी जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स बन के आते हैं, क्योंकि ये एक इंडिया में एक तरीके का टैबू बन चुका है, स्टीरियोटाइप है कि लड़कियाँ बिजनेस नहीं कर सकती, लड़कियाँ उतनी हार्ड वर्किंग नहीं होती, या फिर लड़कियाँ उतनी इंटेलेक्ट नहीं होती कि वो बिजनेस नहीं कर सकती। तो गवर्नमेंट को है ना सिर्फ एक छोटे से सेगमेंट के ऊपर फोकस नहीं करना है, बिकॉज अगर हम अपने 140 करोड़ पॉपुलेशन को बाइफरकेट करें तो 15 साल से जो छोटे हैं वो अपना एजुकेशन कंप्लीट कर रहे हैं, 59 से जो बड़े हैं वो रिटायर हो चुके हैं। तो एक जो छोटा सा एज ब्रैकेट है दैट इज 16 to 59, इसी एज ग्रुप के लोग काम करते हैं। अब उसमें भी डिवीजन ऑलमोस्ट 45 to 50 का रेशो है, जहाँ पे 45 to 55 का रेशो है, जहाँ पे वुमेन थोड़ी सी कम है बट स्टिल दे होल्ड अ सिग्निफिकेंट वैल्यू। अगर वो पूरी 45-46% वुमेन जो इस एज ब्रैकेट में अगर वो घर पे बैठी रहेंगी तो हम एक अपने यूथ को जिसको हम बिजनेस में यूटिलाइज कर सकते हैं उसको खो देंगे, और जो बर्डन है वो सारे के सारे उस एज ब्रैकेट के मेल्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा आ जाएगा। तो गवर्नमेंट ने काफ़ी प्रमोट किया है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को, और उसके बेसिक 2 ऑब्जेक्टिव्स क्या है। पहला, लड़कियों को ट्रेन करना और उनको एजुकेट करना अबाउट द वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, और सिर्फ वुमेन को एजुकेट नहीं करना, उनको एक इकोसिस्टम डेवलप करना है जहाँ पे कोई भी एक बिजनेस पर्सन अगर आपके पास आए, जैसे जनरली एक स्टीरियोटाइप होता है कि अगर आपके पास कोई मेल एंटरप्रेन्योर आया तो उसको आप ज़्यादा सीरियसली लोगे, बट अगर कोई एक वुमेन एंटरप्रेन्योर आएगी तो शायद आप उसको उतना ज़्यादा सीरियसली ना लो। तो ये एक अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है। एक बेसिकली गवर्नमेंट का एक एडजेक्टिव बन गया है कि वुमेन्स आर सेम एज मेल, जो कि वो जितना मेल के पास कैपेबिलिटी है बिजनेस करने की वो सेम वुमेन के पास भी है, और इसके लिए वो उनका करते हैं स्किल डेवलपमेंट। जैसे कि हम एंटरप्रेन्योरशिप की हम पूरे इस 5 यूनिट्स हमने बात करी है कि क्या क्या अलग अलग स्किल्स होना चाहिए, तो वो स्किल्स उनके अंदर डेवलप करते हैं। तो ये वुमेन्स के लिए अलग अलग प्रोग्राम्स रन करते हैं, और साथ ही साथ उनको सब्सिडीज़ भी देते हैं। गवर्नमेंट अगर किसी भी बिजनेस में अगर आपका पार्टनरशिप है, उस पार्टनरशिप में अगर 10% से ज़्यादा होल्डिंग्स अगर वुमेन के पास है तो आपको एक्स्ट्रा एडवांटेजेस भी मिलते हैं उसमें। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू द फंडिंग पैटर्न, जो गवर्नमेंट ऐसे बिजनेसेस को, जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसमें 90-10 का रेशो रखते हैं, जिसमें 90% गवर्नमेंट लोन देती है, लेकिन जो 10% है वो उस एंटरप्रेन्योर को खुद का लगाना होता है। ऑब्वियसली गवर्नमेंट 100% फ्रेंचाइजिंग नहीं दे सकती, बिकॉज जब आपका खुद का पैसा लगा होगा, जब आप अपना कैपिटल लगाओगे उस बिजनेस में, तो आप ज़्यादा उसको सीरियसली लोगे और ज़्यादा हार्ड वर्क करोगे उस बिजनेस को सक्सीड कराने में। सो यहाँ पे हमारा पूरा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट के 5 यूनिट्स खत्म हो गए हैं। अगर आपका कोई भी डाउट है तो प्लीज़ लीव योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।